Alright, so we'll start with new chapter today, and that is wave optics. वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने 11th में ही देखा था. इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर डजंट मैटर. तो बेसिकली आई टोल्ड यू कि ऑप्टिक्स इन जनरल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. उसमें से एक होता है रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स यू स्टडी इन 11th, you have studied in 11th in details. रे ऑप्टिक्स में बेसिकली वी आर कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ द वेव. आपके पास एक वेव है, देन यू हैव अ मीडियम विच इज सेपरेटिंग, यू हैव अ सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम. इसको हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं. सो दिस व्हाइट ब्लॉक, इट कैन बी फॉर एग्जांपल अ मिरर. मिरर हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब भी हो सकता है, मतलब ग्लास हो सकता है, ये वाटर हो सकता है. So what happens in case of ray optics? हम एनर्जी की बात ही नहीं करते. We talk about direction of the wave. The path along which the wave moves forward is called as ray. So path of the wave is called as ray. So ray optics में we strictly talk about direction of the ray. For example, ये जो सरफेस है XY, दिस सरफेस XY वाज कॉल्ड एज इंटरफेस. इंटरफेस मतलब बेसिकली सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम. फॉर एग्जांपल, हो सकता है यहाँ पे एयर हो सकता है ये ग्लास है या फिर वाटर है या फिर केरोसिन है या फिर पेट्रोल है, व्हाटएवर इट इज. बट अल्टीमेटली XY, ये जो सरफेस है, इट इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम्स, एयर एंड ग्लास, एयर एंड वाटर, सो ऑन सो फोर्थ. सो व्हाट हैपेंस हियर, दो चीजें हो सकती है. एक, द रे कैन गेट रिफ्लेक्टेड. नंबर टू, द रे कैन गेट रिफ्रैक्टेड. तो इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स वी ओनली टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ द वेव. वेव का नेचर हमने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया कि वेव किस चीज का बना है. वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ वेव. वेव पार्टिकल है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, या फिर ये ट्रांसवर्स वेव है, या फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. इन रे ऑप्टिक्स वी डू नॉट डिस्कस दिस. हमने वेव रे के एनर्जी की भी बात नहीं की थी. वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट एनर्जी ऑफ रे, ओनली डायरेक्शन. देन गोइंग इनटू डिटेल्स, रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या सीखा है. नंबर वन, वी हैव वेंट थ्रू व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम आज वेव ऑप्टिक्स में वापस एक बार डिस्कस करेंगे. वी हैव सीन व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. देन वी हैव सीन, इफ यू रिमेंबर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन मिरर, बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स. और स्फेरिकल में अगर आपको याद होगा तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हमने देखा था. तो वी हैव सीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स में वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. देन वी हैव डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन. ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का टाइप क्या होगा. इफ यू रिमेंबर, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट focus. In case of concave mirror, the nature of the image is real, inverted and point diminished. तो ऐसा हमने अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के देखा था, and we have checked out इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, so on so forth. Okay, so the idea was pretty simple here. And also after this we have seen image formation by lens. और लेंस में बेसिकली यू यूज द आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन. मिरर में हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, एंड इन केस ऑफ लेंस वी से वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. सो वी हैव सीन रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. तो इन शॉर्ट, इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स वी just talk about direction of ray. We talk about image formation due to plane mirrors, spherical mirrors, and then lenses.
इन डिटेल हमने ये सब देखा था, एंड देन वी हैव वेंट थ्रू समथिंग कॉल्ड एज प्रिज्म। फिर हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था। यू शुड रिमेंबर प्रिज्म फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m by 2 अपॉन साइन ऑफ a by 2. So you should remember that for JEE NEET purpose. Then we have seen what is dispersion of light. When light passes through a prism, white light, जो भी लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ट्यूब लाइट्स लगा के रखी है मैंने, दिस इज ऑल white light which consists of 7 colors. So when this white light passes through a prism, it will get separated into 7 colors. That is called as dispersion. So dispersion of light we have studied in ray optics. Then we have also seen in detail working of microscope and telescope. Microscope में दो थे, simple and compound, and telescope में we have talk about 2 types, but only one in detail, which was there are 2 types of telescope. एक होता है reflecting telescope, एक होता है refracting telescope. So we have discussed about refracting telescope in detail. So ये सब हमारा optics के पहले पार्ट में हुआ है, ray optics, which was in 11th for you. Now going ahead in 12th हमें देखना है वेव ऑप्टिक्स। तो जैसे रे ऑप्टिक्स में यू टॉक अबाउट ओनली डायरेक्शन ऑफ वेव एंड इमेज फॉर्मेशन, वेव ऑप्टिक्स में नॉर्मली सबसे पहले तो यू ट्राई टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ वेव। वेव किस चीज से बना है, दैट इज द आइडिया। वेव पार्टिकल है क्या, मतलब वेव इफ वेव कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको कॉर्पुस्कल्स बोलते हैं, विल सी टुडे, या फिर wave is longitudinal or transverse, we will try to explain. हम one by one देखेंगे what is basic nature of wave, whether wave is made up of large number of particles, if yes, अगर ऐसा है तो वो behavior, मतलब if the wave is made up of small particles, large number of small particles, तो using that theory क्या हम reflection explain कर सकते हैं, refraction explain कर सकते हैं क्या, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो दैट थ्योरी इज करेक्ट, नहीं कर सकते तो वी नीड अ न्यू थ्योरी. तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एक्सप्लेनिंग बेसिक नेचर ऑफ वेव. फिर हम देखेंगे वो जो थ्योरी है उस थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. We will discuss success and failures of the theories. So we'll start with first corpuscular theory, Newton's corpuscular theory. Then we will discuss successes and failures. Then we will discuss new theory which is called as Huygens wave theory of light. Then ultimately we will again discuss success and failures. And then we'll go ahead with next theory of light which is light as electromagnetic wave. Okay. Then in this chapter हमको इन डिटेल देखना है व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. वो जो बहुत ज्यादा धूप लगती है फिर हम सनग्लासेस पहनते हैं, सनग्लासेस पहनने से इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंड द मटेरियल दैट यू यूज इज कॉल्ड एज पोलराइड. So we will discuss in detail that, and then we will see what is interference of light. Interference of wave मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में देखा. When two or more waves reach at a point simultaneously, then the resultant displacement at a point is the vector sum of individual displacement of the two waves. वो जनरल थ्योरी था, वो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे या ट्रांसवर्स वेव पे किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो. इंटरफेरेंस इन दिस चैप्टर वी विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट विजिबल रेडिएशन विच इज विजिबल लाइट, जो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इंटरफेरेंस का हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे. इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा दिखता है वो भी देखेंगे, कहाँ पे ब्राइट मतलब कहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी होगा. आ गई बात एनर्जी की, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो, जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेरेंस का बेसिक्स पता होना चाहिए. एंड गोइंग बैक टू द लास्ट चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हमने वहां पे स्ट्रिक्टली बोला था यू शुड हैव टू और मोर वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. तो जब दो या दो से ज्यादा वेव एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी.
जहां पे मैक्सिमम एनर्जी होगा दैट पॉइंट विल अपीयर ब्राइट, जहां पे एनर्जी नहीं आएगा दैट विल अपीयर डार्क. So we will derive conditions for constructive interference and destructive interference. Then we will see in this chapter what is diffraction. Diffraction is a special case of interference. Interference ही है, सिर्फ difference क्या है? तो just to give you a rough idea, the difference between interference and diffraction is, interference में क्या होता है? Interference में you get bright, dark, then bright, then dark, then bright, then dark. और ये bright dark के equal width के होते हैं. जितना bright बैंड का width है उतना ही डार्क का होगा, वापस ब्राइट का होगा, वापस डार्क का होगा. सो दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न बेसिकली. डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. डिफ्रैक्शन में व्हाट यू गेट इज सेंटर पे ब्राइटेस्ट स्पॉट एट द सेंटर, देन यू विल हैव डार्क पॉइंट्स, देन यू विल हैव लेस ब्राइट, मतलब इंटेंसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, and then again you will have dark, then you will have bright with even less intensity, then you will have dark, and then you will have bright again with even less intensity. तो जैसे ही आप सेंटर से दूर जाओगे ब्राइटनेस विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो ये भी इंटरफेरेंस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे as you can see there are bright points, dark points, bright point, dark point. यहाँ पे भी वही था, bright dark, bright dark, bright dark. but इंटरफेरेंस में जहां जहां ब्राइट है, every bright band has the same intensity and the width is same. But in case of diffraction you have interference, but here at the center you have maximum brightness, then no light, फिर less bright, फिर no light, फिर वापस से intensity और कम होगा. मतलब it is fading. जैसे सेंटर से दूर जाओगे कंस्ट्रक्टिव, मतलब जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे इंटेंसिटी कम होता जाएगा, मतलब फेंट होता जाएगा. एंड वी विल सी कि ऐसा क्यों होता है, एंड वी विल डिराइव नेसेसरी मैथमेटिकल कंडीशंस. तो फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट इज सफिशिएंट. तो हमको यहाँ पे बेसिकली इन शॉर्ट वी विल टॉक अबाउट एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स. In wave optics, we talk about energy redistribution of waves. So you need to have two or more waves reaching at a point normally. And in case of ray optics, we talk about single wave and we talk about only direction of wave. So ये basic difference है दोनों में. So once you know basic difference, we can start with wave optics, and again we'll start with introduction part. तो ये सब इंट्रोडक्शन ही था. whatever we have discussed so far, this is introduction, but again going into little bit of basics. तो first of all आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. like if you have wave, any wave travels with uniform speed in a given medium. जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक उसका स्पीड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. what I mean by that is, अगर आपके पास एक वेव है, if it is traveling along a straight line, it will keep traveling along straight line with the same speed. कब तक? जब तक मीडियम चेंज नहीं होता. तो number one you should know, any wave travels along a straight line with very high speed. Because you know what is the speed of light in air. What is speed of light in air? 3 into 10 power 8 kilometer per second, meter per second. So any wave travels along a straight line with very high speed, and very high speed which is also uniform. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ with uniform speed, with uniform speed in a homogeneous medium. What do you mean by homogeneous medium? Same everywhere. For example, if a wave is traveling in air,
एयर इज होमोजीनियस, मतलब एयर का डेंसिटी मोर और लेस हर जगह पे सेम होगा. इफ a wave is traveling in glass, for example, let us take a medium which is glass. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ग्लास का स्लैब जब आप लेते हो तो नॉर्मली डेंसिटी ऑफ ग्लास इज सेम एट एवरी पॉइंट. जितना डेंसिटी इस रीजन में होगा उतना ही डेंसिटी दूसरे रीजन में भी होगा. सो डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर, मतलब इट इज होमोजेनियस. कभी कभी ऐसा हो सकता है, यू मे हैव दिस कंडीशन वेयर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा डेंसिटी है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कम डेंसिटी है. इट इज क्वाइट पॉसिबल. ऐसे भी ग्लासेस बन सकते हैं, एक जगह पे ज्यादा डेंसिटी और दूसरी जगह पे कम डेंसिटी. तो यू मे हैव समथिंग लाइक दिस. ये हो जाएगा इन होमोजेनियस मीडियम. तो होमोजेनियस मीडियम का मतलब ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट द मीडियम इज सेम एवरीवेयर. आइसोट्रोपिक नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक when the medium is same in all directions, properties of the medium are same in all direction, then the medium is said to be isotropic. Homogeneous मतलब the medium is same everywhere. For example, density हर एक जगह पे same है, उसको बोलते हो homogeneous medium. Property of the material is same in all directions, then it is called as isotropic. Okay, so these are few basic things. Then as I told you, ये जो path wave follow करेगा in a medium, that is called as ray of light. So the path of wave in a medium is called as ray of light. Good. So at least this is something which I am expecting that you know or easy है. Any wave will travel along a straight line with uniform speed. Uniform speed मतलब speed will be same everywhere. कब तक? जब तक वो सेम होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है. इसका मतलब जब मीडियम चेंज होगा तो what will happen is there may be change in speed, but there will be definitely change in direction. So on encountering an interface, और interface क्या होता है? I told you, a surface which separates two medium. Okay, so on encountering an interface, those who don't know what is interface, I will just mention it for you. A surface which separates two medium. A surface which separates two mediums is called as interface. So on encountering an interface, the ray of light may undergo दो चीजें हो सकती है. इट कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. may undergo reflection or refraction. That is, there is change in direction. So there is change in direction. अब वो रिफ्लेक्ट होगा कि रिफ्रैक्ट होगा, it will depend on the property of the surface interface. For example, अगर आपके पास मिरर है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होगा. अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है तो उसमें रिफ्रैक्ट होगा. And then as I told you, we have seen in detail what are laws of reflection, and we will repeat it again because laws of reflection and laws of refraction we will again need here in wave optics. You will understand soon. So let us first discuss what are laws of reflection. अगर आपको याद होगा, there are two laws of reflection. कौन से दो लॉ? नहीं, स्नेल्स लॉ तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. There are two laws of reflection. Incident ray, reflected ray, and the normal drawn to the interface at the point of incidence lie in the same plane. What it means is बहुत simple है ये. So what you have is आपके पास
आपके पास एक सरफेस है, इंटरफेस है, which is separating two mediums. Then you have a ray of light. This is ray of light. And by the way, because we are talking about reflection, मैं इसको thick नहीं बताने वाला. I will just show it thin because it is a mirror. So let's say we have a mirror. ये हो गया आपका इंसिडेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे. देन यू हैव रिफ्लेक्टेड रे. एंड बाय द वे, एंगल आप इस केस में सरफेस से मेजर नहीं करते हो. यू डू नॉट मेजर एंगल्स फ्रॉम हियर, बट यू मेजर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो सबसे पहला काम आपको, जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, वहां पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. So according to law of reflection, incident ray matlab this one, this is incident ray, this is reflected ray, and this is normal drawn at the point of incidence. All these three lines are in the same plane. matlab अगर इंसिडेंट रे XY प्लेन में है तो नॉर्मल भी XY में होगा और रिफ्लेक्टेड भी XY में होगा. You need to imagine, because physics में थोड़ा सा imagination लगेगा. So what I am saying is this: if this is reflected ray, कौन से प्लेन में है? Let us say XZ प्लेन में है incident ray. तो reflected ray will also go in the same plane XZ, and normal will also be in the XZ. ऐसा नहीं होगा कि ray is coming like this और reflect होके वो it is going in another plane. So all these three are in the same plane. This is first law of reflection. So number one, the incident ray, reflected ray, and the normal drawn to the interface, at the point of incidence, are in the same plane. ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में है. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर टू, लेकिन नंबर टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पहले ये पता होना चाहिए दैट द एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल. तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड लेट अस टेक दिस थीटा एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो लॉ नंबर टू, angle of incidence is equal to angle of reflection, provided if and only if medium is same. If and only if the incident ray and the reflected ray are traveling in the same medium. मतलब एयर से आया और वापस एयर में गया. बट इफ इन केस, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे दूसरा मटेरियल फिलअप करके रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वाटर रख दिया. इफ आई कीप दिस water here, so in that case angle of incidence and angle of reflection will not be the same. So that is a very important thing. So the angle of incidence, is equal to the angle of reflection. This double F मतलब if and only if the medium is same. Yeah, the ray travels through the same medium if the medium is same. That's it. तो ये तो हमने लास्ट ईयर रे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी देखा था. तो वापस से रिपीट करने की क्या जरूरत है? द थिंग इज, ये आपने एज अ लॉ लिखा है, I इक्वल टू थीटा. इन वे ऑप्टिक्स वी विल प्रूव कि सच में I इक्वल टू थीटा होता है. सो इन द अपकमिंग लेक्चर्स, मे बी इन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स, यू विल एक्चुअली प्रूव कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी विल बी प्रूविंग हियर इन वेव ऑप्टिक्स. ओके, then what else
we saw was laws of refraction. तो यहाँ पे भी there are two laws of refraction. सबसे पहले when you talk about refraction, the ray changes its medium. The ray which was earlier traveling in, let us say, air, now it will be traveling in another medium. अगर rarer to denser जाएगा तो it will bend towards normal. So first of all, I need to draw a normal at the point of incidence. So the ray will change its direction. It will basically bend towards normal if it is traveling from rarer to denser. It will bend away from normal if it is traveling from denser to rarer. So if you remember again, this angle here is angle of incidence I, and this is angle of refraction R. So there are two laws of refraction. Number one, तो सेम इंसिडेंट रे, वहां पे क्या लिखा आपने, रिफ्लेक्टेड, यहां पे आप लिखोगे रिफ्रैक्टेड. द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द इंटरफेस, टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल these three are in the same plane. The incident ray, यहां पे रिफ्लेक्टेड मत लिख देना, दिस इज रिफ्रैक्टेड. Refracted ray and the normal कहां ड्रॉ किया, normal drawn at the surface at the interface, normal drawn at the interface या to the interface, कौन से पॉइंट पे, at the point of incidence, at the point of incidence, lie in the same plane, lie in the same plane. Do you write it here also, or in the same plane? Okay, good. Number two, जैसे यहाँ पे आपने बता दिया I equal to theta, angle of incidence equal to angle of reflection if the wave is traveling through the same medium. यहाँ पे डेफिनेटली वेव इज नॉट ट्रैवलिंग थ्रू द सेम मीडियम, रे इज चेंजिंग मीडियम, मतलब पहले एयर में था तो अब ग्लास में होगा या वाटर में होगा, डिपेंडिंग ऑन सेकंड मीडियम कौन सा है. तो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ. एंड व्हाट इज स्नेल्स लॉ? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज कांस्टेंट. मतलब फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, एंड दिस इज लेट अस से मीडियम नंबर 2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ1 साइन ऑफ I, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू μ2 साइन ऑफ R, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 2. मतलब इन शॉर्ट यू कैन से mu into sine of angle is constant. mu1 sin theta 1 equal to mu2 sin theta 2 equal to mu3 sin theta 3 equal to mu4 sin theta 4. अभी एक ही मीडियम दिखा है, आई कैन पुट अनदर मीडियम रख सकता हूँ यहाँ पे मैं ऑयल रखूंगा, फिर मैं वाटर रखूंगा, फिर मैं ग्लास रखूंगा. आई कैन पुट एज मेनी मीडियम्स एज आई वांट. हर बार जब मीडियम चेंज होगा तब ये कंडीशन satisfy होगा. This is Snell's law. So second law of refraction basically is nothing but Snell's law. So the angle of incidence, and the angle of refraction, angle of, यहाँ पे reflection नहीं लिखना, this is angle of refraction. So the angle of incidence and the angle of refraction are related by Snell's law. By Snell's law. That is this. μ1 sin I equal to μ2 sin R. Again,
ये 11th में भी देखा था, तो इन 12th वी विल attempt, we will try to prove this. तो रे ऑप्टिक्स में आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो और इसका डेरिवेशन वो आता है वेव ऑप्टिक्स में. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. सो फार अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है वेव ऑप्टिक्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स. एनी वेव जब तक वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, द स्पीड विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी same. The path along which the wave moves or travels is nothing but ray, right? Then whenever there is interface, जब भी एक surface आएगा जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा, then what will happen is there will be change in direction. डायरेक्शन चेंज पक्का है, बिकॉज यू सी रिफ्लेक्शन में भी क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन. रिफ्रैक्शन में भी क्या हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन. अब स्पीड चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो तो एयर से आया, एयर में गया, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द वेव. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन देयर इज change in the speed, and that change in the speed is given by refractive index. याद होगा refractive index डिफाइन किया था हमने. How do you define refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in the medium, right? So anyways, we will see that in detail later. Now it is time for us. अभी तक हमने 12th को टच भी नहीं किया, मतलब वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया. सो फ्रॉम नाउ दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स we will start with wave optics, and we will first of all talk about nature of wave. तो वेव किस चीज से बना है? तो देयर आर 2 to 3 different theories, maybe more. तो सबसे पहले, अभी हमको बहुत इजी लगता है बिकॉज जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारा काम करके रखा है, तो हमारे लिए इजी है. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बात खत्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव. एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. दिस इज व्हाट वी नो. बट थिंक 200-300 साल 400 साल पहले जब कुछ नहीं पता था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट केम अप विद डिफरेंट थियरीज and tried to explain what is the basic nature of light. Nature of light मतलब light wave है या light particle है, because in this universe there are only two things. या तो वो wave होगा या फिर वो particle होगा. तो first attempt was made by Newton, and Newton gave corpuscular theory. Newton's corpuscular theory. Corpuscles मतलब basically small particles. So according to Newton, according to this theory, every source of light, जैसे ये ट्यूब लाइट है, ये प्रोजेक्टर है, every source of light, even sun is a source of light, even stars are source of light. So every source of light emits large number of very tiny particles, very small particles, which are called as corpuscles. So number one, according to this theory, तो again जब कोई भी थियरी आता है तो it is based on certain assumptions. Any theory is based on certain assumptions. Now you will ask why assumptions? Because जब कुछ नहीं पता तो हमको कहीं से तो स्टार्ट करना है. We first assume, then try to prove this experimentally. Prove हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर there is something wrong. So according to this theory, first assumption is every source of light emits large number of very small, tiny मतलब very small particles known as corpuscles, in the space surrounding it. सोर्स अपने सराउंडिंग में
it will emit very large number of tiny particles which are known as corpuscles. तो अभी corpuscles है तो corpuscles के properties होंगी. Of course it may or may not have mass. हो सकता है mass है, हो सकता है नहीं भी है, पर normally जब particle की बात करते हो तो it has mass. दूसरा, also it can be rigid. What is the meaning of rigid? कि collision होने पे दो corpuscles का collision होने पे it will not change shape, so that is called as rigid. या फिर नंबर 3, हो सकता है collision होने के बाद उसका shape change हो, but then it should have elastic property, मतलब it should be able to regain its shape. तो property number, assumption number 2, these corpuscles are rigid, या तो rigid है, shape change होता ही नहीं है, और they are elastic. अगर shape change हुआ भी collision के बाद तो they will be able to regain their original shape. These corpuscles are rigid, elastic and have negligible mass. There is mass, but it is negligible. It is very small. So have negligible mass, very small mass. Then number 3, हमको ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ वेव पता है, अभी अभी लिखा था हमने. क्या बोला था कि वेव ट्रेवल्स along a straight line in a homogeneous medium with very high speed. मतलब these corpuscles travel with very high speed in a medium. और speed change कब होगा? जब medium change होगा. So these corpuscles travel with very high speed along the same line in a given medium. But when medium changes, the direction and speed both changes. So these corpuscles travel with very high speed in a given medium. The speed is different in different mediums. Then number 4, these corpuscles travel along straight line unless there is change in medium. So these corpuscles travel along straight line unless there is change in the medium. Then of course you should remember, हम यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं. लाइट मतलब जो हम देख सकते हैं, that is light. तो हम क्या क्या देख सकते हैं? Can we see different colors? Do you see that I am wearing some violet color? Do you see there are different colors like red, like blue, like green, like yellow? So if you can see different colors, तो अब ये भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिफरेंट कलर्स कहां से आए. और फर्स्ट ऑफ ऑल कलर की बात तब होगी व्हेन योर आईज आर एबल टू डिटेक्ट. So you get sensation of light when these corpuscles enter your eye. जब वेव आपकी आंखों में जाएगा तब समझेगा ना वेव है. तो when these corpuscles enter your eye, they are hitting your retina, then you get sensation of light. नहीं तो फिर अंधेरा ही अंधेरा, you don't see anything. You have to explain why do you feel there is light. So first of all, we get sensation of light. We get sensation of light when
these corpuscles, when these corpuscles enter our eye, then एक बार आपको लाइट का सेंसेशन मिल गया, then you should explain why there are different colors. You already know why there are different colors of light, because of different wavelength. लेकिन तब कहाँ पता था wavelength, डिफाइन ही नहीं हुआ तब तक. So we are talking about 200-300 years back, जब हमको पता ही नहीं था कि लाइट क्या है, तो वेवलेंथ कहाँ से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वेव ही डिफाइन नहीं होता तब तक. So now how to explain, because you are just saying light is made up of particles which are called as corpuscles. So different colors of light is due to different sizes of corpuscles. तो ये जो corpuscle है, they have different sizes. कोई छोटा corpuscle, कोई बड़ा corpuscle. So different colors of light are due to different sizes of corpuscles. So different colors of light are due to different sizes, shape नहीं, different sizes of corpuscles. तो ये जो corpuscular theory है न्यूटन का, it is based on more or less this 6 assumption. Number 1, every source emits large number of tiny particles which are called as corpuscles in the surrounding space in all possible direction. Number 2, these corpuscles are elastic, rigid, and have negligible mass. Number 3, these corpuscles travel with very high speed in a given medium, and the speed of these corpuscles is different in different mediums. Number 4, these corpuscles will keep traveling along straight line unless there is change in medium. Then number 5, we get sensation of light when these corpuscles enter our eye, and you have different colors due to different size of corpuscles. तो ये these are the 6 assumptions more or less. एक हाथ दूसरा छूट गया होगा तो I'll put it in notes, don't worry about that. So these are the assumptions on which this theory is based. So as I told you, कोई भी theory, देखो साइंस में तो ऐसा होता नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो वैसा ही है ना. If I say कि हाँ this is correct, I have to explain. Explain मतलब I have to perform experiment. और light का जो behavior है, because reflection, we know reflection होता है, ये theory पता हो या नहीं पता हो, reflection नहीं होता तो फिर आईने में खुद को कैसे देखते. रिफ्रैक्शन नहीं होता तो एक ये ग्लास है हमारे पास, विंडो है, यहां से लाइट अंदर आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो मतलब रिफ्रैक्शन होता है. तो ये थियरी आने से पहले भी हमको पता था कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी होता है. मतलब लाइट इज कमिंग, हाफ या फिर अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड अदर इज बीइंग रिफ्रैक्टेड. और हमको इंटरफेरेंस भी पता था. आप बोलोगे कैसे पता था? हैव यू वेंट वॉकिंग ड्यूरिंग रेन्स? कभी बारिश के टाइम में वॉक किया होगा तो रास्ते पे कर नीचे देखोगे तो समटाइम्स यू सी डिफरेंट कलर्स, दैट इज इंटरफेरेंस. दैट इज बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, राइट. तो हमको ये भी पता था कि इंटरफेरेंस होता है. थ्योरी पता थी नहीं पता थी, दैट इज डिफरेंट थिंग. और हमको ये तो पता था कि इंटरफेरेंस होता है. हम तब वी हैव आल्सो सीन समथिंग लाइक डिफ्रैक्शन. और तभी भी उस टाइम पे भी लोगों को सनग्लासेस की जगह पे दे यूज्ड टू हैव सम मटेरियल पोलराइड्स. तो हमको ये भी पता था कि पोलराइजेशन भी होता है. तो वेव से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी पता थी, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी अगर ये थियरी satisfactorily explain कर पाया और experimentally verify हो गए तो this theory will be accepted. But this theory was able to explain only 2 things: complete reflection and complete refraction. That was the only success of this theory. It could not explain partial reflection, partial refraction. It could not explain interference, diffraction, polarization. It could not explain
something called as Compton effect, जो आप आगे सीखोगे. It could not explain. There is something which is, I don't know if you have heard of that or not. आपने सुना है कि नहीं पता नहीं. Photoelectric effect वो आगे आएगा. So this could not explain photoelectric effect as well. तो सक्सेस एक था और फेल्यूर बहुत ज्यादा थे, hence this theory was discarded. So success and failures we will discuss in detail in the next session. So that's it for today.